हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले मैं आपको इस पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाली हूँ उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सो द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो आर zeros of polynomial, relationship between zeros of coefficient of a polynomial with particular reference to quadratic polynomials, and statement and simple problems on division algorithm for polynomials with real coefficients. So these are the main topics, main syllabus है ना, जो हम लोग इस polynomial चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं। बट इन सभी चीज़ों को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं इसके जो बेसिक टर्म्स है वो आपको क्लियर कराऊंगी, ताकि आपको इसमें से कोई भी चीज़ बिल्कुल डिफ़िकल्ट ना लगे। वैसे भी पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल में सबसे पहला जो वर्ड आता है पॉलिनोमियल, सबसे पहले मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगी कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू a0 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 एक्स प्लस an। ये पॉलिनोमियल हमारा कुछ इस तरह का एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वेयर a0 a1 a2 an आर रियल नंबर। ये सभी क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर मैं आपको चैप्टर 1 में पढ़ा चुकी हूँ। क्या होता है रियल नंबर? इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर, यानी वो रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है, प्रोवाइडेड a0 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी जो हमारा जो ये पहला टर्म है ना, ये जो हमारा a0 है वो 0 नहीं होना चाहिए। n इज नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी की भी पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों आप क्लास 7 से पढ़े हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, देखो यहाँ पे कितने टर्म्स है? 1, 2 and 3 टर्म्स है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स कनेक्टेड बाय द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ पे आप एडिशन देख रहे हैं, जैसे यहाँ मैंने ले लिया 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, तो आप यहाँ देख सकते हैं एडिशन भी है ना, सब्ट्रैक्शन भी है। इनके बीच में आप देखेंगे ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन भी है। यहाँ पे ये हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन भी है इनके बीच में। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तब आप कहेंगे कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये पॉलिनोमियल भी है, तो अलग से इसे पॉलिनोमियल नाम देने की क्या जरूरत पड़ी? इसे जब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल होता है तो इसे हम पॉलिनोमियल क्यों कहें? तो इसका भी मैं आपको ये जो क्या कॉन्सेप्ट है क्लियर करूंगी कि ये जो है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है प्लस एक पॉलिनोमियल भी है। ओके, अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे √3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ओके, ये क्या है? हमारा एक पॉलिनोमियल है। बट अगर अब मैं ऐसे इस तरह लिखूँ 3√x प्लस 8x प्लस 5। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको दो पॉलिनोमियल्स, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी मैं पॉलिनोमियल वर्ड यूज नहीं करूँगी क्योंकि अभी हम लोग ये प्रूव नहीं किए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है कि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे टर्म्स आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इन सभी ऑपरेशंस के थ्रू क्या होते हैं, टर्म, ये जो टर्म्स है वो कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इधर भी 3 टर्म्स है, इधर भी 3 टर्म्स है, ये दोनों क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट इसमें पॉलिनोमियल हमारा ये कहलाएगा, दिस इज अ पॉलिनोमियल, बट ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये दोनों ही है ना, ये दोनों ही क्या है? हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो हमें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में मिल जाता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? जो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ x की जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे जब मैं इसे इस फॉर्म में लिखूँगी है ना, यहाँ पे
ये हो जाएगा 3x की पावर x रूट है ना, रूट x है, ये रूट x है, रूट x का मतलब होता है x की पावर हाफ प्लस 8x प्लस 5। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो x की पावर है वो एक होल नंबर नहीं है बल्कि एक फ्रैक्शन है। द पावर ऑफ x इज नॉट अ होल नंबर, इट इज अ फ्रैक्शन, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि वहाँ क्या दिया हुआ है, n इज नॉन निगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, है ना। यहाँ पे जो n है यानी जो पावर है ये क्या होना चाहिए, या तो पहले तो नॉन निगेटिव होना चाहिए और दूसरा होल नंबर होना चाहिए, है ना, होल नंबर या नॉन निगेटिव। एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, जैसे कि हो गया मेरा 3/x, है ना, 3/x प्लस 5। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो कहलाएगा बट ये एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब मैं इस x को ऊपर ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा 3x की पावर -1 प्लस 5। तो यहाँ पे x की पावर क्या हो गई, एक निगेटिव इंटीजर हो गई, है ना। यहाँ पे जो x की पावर है वो होल नंबर, आपको दो जो पॉलिनोमियल है वो दो क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्या होगा कि जो n है, n क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव यानी कि पॉजिटिव, यानी कि कोई भी होल नंबर हो सकता है ना, जीरो भी हो सकता है, होल नंबर होना चाहिए। जैसे कि 5 है ना, 5 क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है प्लस ये एक पॉलिनोमियल भी है, ये एक पॉलिनोमियल भी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसे मैं लिख सकती हूँ 5x टू द पावर 0। यहाँ पे मैंने क्या कहा है, n होल नंबर होना चाहिए बट n क्या है, वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, n नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, यानी कि होल नंबर हो सकता है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, और दूसरा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, है ना, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल होगा। तो दो कंडीशन है, होल नंबर होना चाहिए उसकी पावर एंड दूसरा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। सिंपल कहे तो n हमेशा होल नंबर होना चाहिए, यानी कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि बहुत सारे टर्म्स होते हैं और उसमें जो उसकी एक्सपोनेंट ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए और ना ही वो निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो वही हमारी डेफिनेशन दी हुई है कि वेयर a0 a1 a2 an रियल नंबर्स। देखो ये पॉलिनोमियल कहला रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, a0 a1 a2, यहाँ पे a0 के जगह क्या आ रहा है, √3, ये हो गया a0, ये हो गया a1, ये हो गया a2। ओके, तो ये रूट हो सकता है, ये रियल नंबर हो सकते हैं, बट ये जो है पावर होगा जो आपका वेरिएबल, वो कभी भी निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो आई होप अब आप पॉलिनोमियल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, जबकि बशर्ते कि उसकी जो पावर है ना, जो वेरिएबल की पावर है वो कभी भी निगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, उसे क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड होते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, अभी मैंने बताया इन सिंपल वर्ड्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, है ना, बशर्ते की जो पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर, है ना, वो निगेटिव नहीं होना चाहिए और दूसरा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। बस ये दो बातें बच्चों आप ध्यान में रखना, कुछ भी मुश्किल नहीं है पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो अब पॉलिनोमियल में मैंने आपको जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज मोर देन वन टर्म नया वर्ड आया, तो जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको हम लोग समझते जाते हैं। पॉलिनोमियल्स ये हमारा किससे मिलकर बना है, टर्म्स आएंगे इसमें, और इसमें क्या आता है, कोएफिशिएंट हो गया, और क्या हम लोग पढ़ेंगे, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट आ गया तो वेरिएबल तो आएगा ही। तो इन सब चीज़ों को एक बार जान लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, 5x³ प्लस 7y² प्लस 8z प्लस 3। ओके, ये एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है, उनकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, एक होल नंबर है। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, यानी 0 है ना। x की पावर 0 ले लो या y की पावर 0 ले लो, अगर किसी की भी पावर 0 होती है यानी उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। चलो
पॉलिनोमियल तो ये है। अब इसमें हमारे वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, टर्म्स क्या है और कोफिशिएंट क्या है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इसमें कितने टर्म्स है। तो आप यहाँ काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 एंड 4। कितने टर्म्स है यहाँ पे, 4 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है। दूसरा क्या है, इसमें वेरिएबल कितने हैं, है ना, वेरिएबल। सो दिस इज द पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। देखो यहाँ पे x, y और z आ रहा है, तो ये है पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। इसमें कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है। अब इसको वेरिएबल्स क्यों कह रहे हैं x, y, z को, क्योंकि जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनको हम लोग वेरिएबल इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ होती है वो एज पर द कंडीशन चेंज होती जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, जैसे ये x है, जैसे हम लोग कभी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो किसी बुक की कॉस्ट फाइंड करनी है तो हम लोग मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ द बुक बी x। ओके, 2 दिन बाद हम नया चैप्टर पढ़ते हैं, अब हमें वहाँ पे ट्री की हाइट फाइंड करनी है तो हम लोग ले लेते हैं लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी x। x यहाँ भी आ रहा है, x वहाँ भी आ रहा है। यहाँ पे कॉपी की कॉस्ट आ रही है 35 रुपीज़, वहाँ पे ट्री की हाइट आ रही है 50 मीटर। तो इसकी जो वैल्यू है एज पर द कंडीशन, एज पर द सिचुएशन चेंज होती जा रही है। अब अगर किसी की एज नहीं पता है तो हम लोग मान लेते हैं लेट द एज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन बी y, है ना। और मान लो कहीं का फेयर पता करना है, टैक्सी फेयर पता करना है तो उसको भी हम लोग y कंसीडर कर लेते हैं। अब टैक्सी फेयर आपका 10 रुपीज़ आ रहा है, इंसान की एज y की वैल्यू कितनी आ रही है, 25 ईयर्स आ रही है। तो ये क्या हो रहा है, एक्स वाई की जो वैल्यू है एज पर द सिचुएशन, एज पर द कंडीशन, हमारे यहाँ पे कहा जाए तो एज पर द चैप्टर चेंज होती जा रही है। तो इसलिए इन्हें कहते हैं हम लोग वेरिएबल। वेरिएबल यानी जो चेंज होता रहता है, वेरिएबल यानी क्या होता है, जो बदलता रहता है, जो बदलता रहता है ना, दैट इज गोइंग टू बी चेंज। कांस्टेंट, अब वेरिएबल तो पढ़ लिया, ये हमेशा चेंज होता रहेगा। अब कांस्टेंट क्या है, तो यहाँ पे जो 3 है ना, 3 को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म कहेंगे। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। अब इसे कांस्टेंट क्यों कहा जा रहा है, अब 3 की वैल्यू आपने क्लास 2 में भी 3 ही पढ़ी होगी, क्लास 5 में भी 3 ही पढ़ी होगी, और जब आप अपने पूरी पढ़ाई भी पूरी कर लोगे तो भी कितने सालों बाद भी, 50 साल 100 साल बाद भी 3 की वैल्यू 3 ही रहने वाली है, वो 4 या 2 नहीं होने वाली है। चाहे आप अर्थ पे रहिए, चाहे मून पे रहिए, चाहे किसी भी प्लेनेट पे चले जाइए, द वैल्यू ऑफ 3 इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। ओके, तो इसलिए इसे हम लोग, जितने भी नंबर्स होते हैं दे आर कॉल्ड कांस्टेंट, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है। जैसे मैं एक और एग्जांपल बताऊंगी, जैसे ये हो गया 8x³ प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 7। तो यहाँ पे कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब यहाँ पे तीसरा जो मैंने वेरिएबल बता दिया, आपको कांस्टेंट बता दिया। कांस्टेंट यानी जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नहीं बदलता, है ना। अब आ गया टर्म्स, तो मैंने पहले ही बता दिया कोफिशिएंट की बारी। तो कोफिशिएंट क्या होता है, तो यहाँ पे ये x को तो मैंने ले लिया वेरिएबल x y z, ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स था, यहाँ पे जो 3 है वो कांस्टेंट हो गया। अब कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स के सामने जो नंबर्स लिखे होते हैं वो होते हैं कोफिशिएंट। जैसे कि यहाँ पे 5, द कोफिशिएंट ऑफ x³ इज 5, है ना। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ x³, द कोफिशिएंट ऑफ x³ इज इक्वल टू 5, द कोफिशिएंट of y² is equal to 7, the coefficient of z का कोफिशिएंट, z के सामने जो नंबर है वो हो जाएगा 8। ओके, तो ये उसके क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट कहलाएंगे। जैसे मैं एक और यहाँ पे पॉलिनोमियल ले लेती हूँ, 5x³ प्लस 8y माइनस 3z प्लस
8। तो अब यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, क्लियर है, 4 टर्म्स है। यहाँ पे आपके वेरिएबल्स कितने हैं, 3 वेरिएबल्स है, x y z। सो दिस इज द पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या होगा 5, कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा 8, कोफिशिएंट ऑफ z क्या होगा -3। अब यहाँ पे -3 आया, इसलिए मैंने एक एग्जांपल और बताया, जो इसके सामने साइन है वो भी हमको लिखना है। तो z का कोफिशिएंट क्या है -3 एंड कांस्टेंट टर्म क्या हो गया हमारा 8 हो गया। ओके, तो अब पॉलिनोमियल्स में क्या क्या टर्म्स आते हैं वो भी हमें क्लियर हो चुका है। अब ये जो टर्म्स है, टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है उसमें 1 टर्म रहे, किसी में 2 टर्म्स रहे, किसी में 3 टर्म्स रहे। तो टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे टर्म्स के बेसिस पे नेम्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो इफ अ पॉलिनोमियल हैज अ सिंगल टर्म देन इट इज कॉल्ड अ मोनोमियल। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं 3x, केवल एक सिंगल टर्म है, 6x स्क्वायर, ओनली अ सिंगल टर्म इज देयर, सो इट इज कॉल्ड मोनोमियल। सेकेंड है इफ अ पॉलिनोमियल हैज 2 टर्म्स देन इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। जैसे कि x + 2 है, कितने टर्म्स हुए 2 टर्म्स हो गए। 6x³ + 4 है, यहाँ पे भी एक 6x³ पहला टर्म हो गया, 4 दूसरा टर्म हो गया। एंड इफ अ पॉलिनोमियल हैज 3 टर्म्स देन इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं x², 2x एंड 3, कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे 3 है ना, x², 2x एंड 3। एंड अगर इसकी बात करें तो x⁴ एक टर्म हो गया, 2x² एक टर्म हो गया और 4 एक टर्म हो गया। तो यहाँ पे भी हमारे कितने कितने टर्म्स आ रहे हैं, 3 टर्म्स आ जा रहे हैं। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। सो द मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि जैसे कोई पॉलिनोमियल दिया है ना, पॉलिनोमियल px यानी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। तो ये है मेरा 8x⁻10 प्लस 7x6 प्लस 8x² -3 है ना, ये एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है आप देख सकते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 10। सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इज 10। ओके, और बात करते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं ले लेती हूँ कोई वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ y। तो ये हो गया मेरा 7y² प्लस 8y -5 है ना। यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल है 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 2। तो अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बेस पे हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, a polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial and a polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे 5x + 7। अब यहाँ पे मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 1 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, बशर्ते कि अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो ये हो गया मेरा ax है ना, ये किस फॉर्म में है, ax + b के फॉर्म में है, जनरल फॉर्म। मैं अभी आपको जनरल फॉर्म भी बता दूंगी क्या होता है। अभी मैंने आपको a0x⁴n + a1x⁴n - 1 वो जो बताया था है ना। तो ये हो गया मेरा a, अगर मैं इसको ले लूँ b तो ये ax + b इसी फॉर्म में दिख रहा है। तो वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी जो भी इक्वेशन ax + b के फॉर्म में होता है वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल, जबकि कोफिशिएंट ऑफ x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, एंड a एंड b आर रियल नंबर्स। ओके, a एंड b आर रियल नंबर्स, यानी वो रैशनल या इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जैसे कि यहाँ हो गया 2x² + 5x + 3। अब यहाँ पे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है 2 है। सो इट विल बी कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे इसको हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। वेयर अब ये किस फॉर्म में, इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये ले लो इसको ax² प्लस ये हो गया bx प्लस ये बढ़ता चला जाएगा c, वेयर
पहला वाला जो टर्म है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a, b एंड c आर रियल नंबर्स। तो यह हमें जनरल फॉर्म भी बताते जा रही हूँ, है ना, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 8x³ माइनस 4x² माइनस 7x प्लस 11। ओके, अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, सो इट विल बी कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -7 एंड d इज इक्वल टू 11, है ना। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, पहला टर्म कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, वो भी बता रहे हैं, वेयर a, b, c एंड d आर रियल नंबर्स। ओके, तो ये तो जनरल फॉर्म भी हमने बता दिया आपको, क्यों ये पहला टर्म किसी का भी 0 नहीं होना चाहिए, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये 0 हो गया, है ना, ये हो गया 0 इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओनली 7 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स यानी 0, और ये हो गया 7। तो अब यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 0। क्यों होगा, क्योंकि 7 इंटू 1 लिख सकते हैं, 7 इंटू 1 यानी ये हो गया 7 इंटू एक्स की पावर 0। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर यहाँ पे ये a की वैल्यू यानी कि 2 0 होता तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसका 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं हो गया 5x प्लस 3। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, नहीं, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 1 इन दिस सिचुएशन। अब यहाँ पे अगर a की वैल्यू आप 0 रख देते हो तो ये टर्म आपका चला गया, तो आपके केवल यहाँ पे 3 टर्म्स रह जाएंगे, जिसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 2। तो ये क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, न कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे हम लोग ये कंडीशन मेंशन करते हैं कि a 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि पहला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरा तीसरा आप कोई भी टर्म 0 ले सकते हो, जैसे यहाँ पे है 2x² प्लस 5x, अब मैं यहाँ b को 0 ले सकती हूँ, 2x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 3। अब डेफिनेशन क्या है, चलो ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, नहीं टर्म हट गया, 2x² प्लस 3। सो द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज व्हाट, अ पॉलिनोमियल, है ना, विच हैज डिग्री 2, है ना, अ पॉलिनोमियल विच हैज हाईएस्ट पावर 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है, या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है, 2 होता है, वो होता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ हाईएस्ट पावर तो 2 है, वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पे बस a 0 नहीं होना चाहिए, 3 भी 0 हो सकता है, तब क्या हो जाएगा, अगर 3 0 होगा तो यहाँ 5x, अगर 3 0 होगा तो भी ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 2। सो इन दैट सिचुएशन आल्सो इट विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो आई होप आपको इनके जनरल फॉर्म्स यानी जनरल फॉर्मूला जो होता है इन पॉलिनोमियल्स का वो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अ पॉलिनोमियल रिटर्न आइदर इन द डिसेंडिंग पावर इन x और असेंडिंग पावर इन x इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल को हम लोगों को लिखने का एक तरीका भी होता है, स्टैंडर्ड वे होता है, जनरल भी होता है कि इसे कैसे लिखना चाहिए। जैसे कि एक पॉलिनोमियल है 8x⁵ प्लस 7x⁴ प्लस 9x³ प्लस 5x² प्लस 11x माइनस 17। ओके, तो अब यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसके एक्सपोनेंट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जैसे कि यहाँ पे ये है 5, है ना, 5 के बाद आया 4, 4 के बाद 3, 2, यहाँ कुछ नहीं है यानी क्या ले लेंगे हम लोग 1, और यहाँ कुछ नहीं है यानी x की पावर क्या आ गया
0 यानी डिसेंडिंग पावर ऑफ x है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हो गया हमारा ये 11 प्लस 5x प्लस 7x क्यूब प्लस 15x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 5। ये भी क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे क्या है? 0, यहाँ 1, यहाँ 3, 4, 5। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7z क्यूब प्लस 5z की पावर 8 प्लस 11z स्क्वायर माइनस 24z की पावर 4 प्लस 48। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है और ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनके जो एक्सपोनेंट है उसको, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल को हमें या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सबसे मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल का? 8 है, तो आ जाएगा 5z टू द पावर 8। 8 के बाद क्या आ गया हमारा? 4 आ गया, तो माइनस 24z टू द पावर 4, देन प्लस 7z क्यूब प्लस 11z स्क्वायर प्लस 48। यहाँ पे आप देख सकते हैं द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, या आप इसे जो वेरिएबल्स है ना उनके एक्सपोनेंट के असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं ना। 48 प्लस 11z स्क्वायर प्लस 7z क्यूब है ना, प्लस 7z क्यूब माइनस 24z स्क्वायर प्लस 5z टू द पावर 8। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था, तो हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, और ये तो ऑलरेडी ही स्टैंडर्ड फॉर्म में थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू a इज pa ऑब्टेन्ड ऑन रिप्लेसिंग x बाई a। x a सब घूम रहा है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मान लो कि एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है ना। सो कंसीडर अ पॉलिनोमियल, कंसीडर अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, यानी एक पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 2 के लिए, है ना। आपको अगर कहा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ px फॉर x इज इक्वल टू 2, तो इसके लिए हमें क्या करना है? जहाँ जहाँ पे आपको x दिया है वहाँ पे 2 लिखना है। डेफिनेशन क्या है? द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू a इज pa ऑब्टेन्ड बाई रिप्लेसिंग x बाई a। तो जहाँ जहाँ x है मैं वहाँ पे क्या रखूँगी? a यानी मेरा यहाँ पे क्या है? मुझे जो वैल्यू दी गई है, मुझे यहाँ पे x की जगह क्या वैल्यू रखने कहा गया है? 2। तो मैं इसे ऐसे सॉल्व करूँगी, p x की जगह मैंने ले लिया 2 इज इक्वल टू x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 2 प्लस 4। तो ये हो गया 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4, तो 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14। सो p2 की वैल्यू कितनी आ गई? 14। ओके, तो फॉर x इज इक्वल टू a यानी फॉर x इज इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 14। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अ रियल नंबर k इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इफ pk इज इक्वल टू 0। जैसे कि मुझे यहाँ पे दे दिया है एक पॉलिनोमियल, है ना। कंसीडर px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, है ना। वी हैव अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब अगर मुझे यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, वो फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगी? मैं इसकी वैल्यूज़ रख के देखती हूँ ना। इसे हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। तो इफ़ x की वैल्यू मैं 2 रखती हूँ, तब देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया p2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4। तो ये हो गया 4 माइनस 8 प्लस 4, 4 4 8, 8 माइनस 8 क्या हो गया? कैंसिल यानी 0। तो x इज इक्वल टू 2, ये जो x इज इक्वल टू 2 है, इट विल बी कॉल्ड जीरो ऑफ द गिवन
पॉलिनोमियल, ओके, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है 0, सो x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब यहाँ तो हमने क्या किया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक वैल्यू को रख कर फाइंड किया, बट व्हाट अबाउट अगर हमें नहीं पता है कि क्या वैल्यू रखने पे हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा, है ना, किस वैल्यू को पुट करने पे हमें जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसकी वैल्यू जीरो आएगी, तो हाउ कैन वी फाइंड द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो इसके लिए जैसे कि मुझे एक पॉलिनोमियल दे दिया हुआ है 3x + 5, ओके, ये मेरा पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ x। अब मुझे इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, वी वांट टू फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो पॉलिनोमियल निकाला है तो px इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं ना, लेट px इज इक्वल टू 0 यानी 3x + 5 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 3x विल बी इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/3, ओके, तो ये आ गया मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिया था x इज इक्वल टू 2, है ना, ट्रायल एंड एरर आपने बोल दिया यूज कर लेंगे, कहाँ से आया, है ना, कोई सपना थोड़ी ना गया कि x इज इक्वल टू 2 पे 0 हो जाएगा, तो चलो वही पॉलिनोमियल ले लेते हैं, px इज इक्वल टू x² - 4x + 4। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, px इज इक्वल टू 0 ले लेती हूँ, है ना, लेट px इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x² - 4x + 4 विल बी इक्वल टू 0। अब जैसे कि क्लास 9 में आपने पढ़ा है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो ये हो जाएगा x² - 2x + 4 इज इक्वल टू 0। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है देन यू कैन सी माई वीडियो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया, यहाँ से इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूँगी, x ले लूँगी, तो x - 2 आ गया, यहाँ से x - 2 ऑलरेडी ले लो, यहाँ आ गया -2 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, सो x की आपकी दो वैल्यूज आएगी, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया मेरा, द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। देखिए अब यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, आप कहोगे यहाँ पे तो 1 0 आया, जीरो पॉलिनोमियल इज 1, यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल क्या है 2, तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पे। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसा पॉलिनोमियल था, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरो रहेंगे, इट हैज़ ओनली 1 0, है ना, इट हैज़ ओनली 1 0। अगर बात करें हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो यहाँ पे इसके कितने जीरो है, इसके 2 जीरोस है ना, तो इस तरह से अगर यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तब इसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। तो ये था एल्जेब्रिक वे टू फाइंड द जीरो ऑफ एनी गिवन पॉलिनोमियल। अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो 1 0 होगा, अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोस होगा, अगर वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 जीरोस आएंगे, ओके। अब हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। तो अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया y = 2x + 3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो जब हम इसे इसका जीरो फाइंड करना होता है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक टेबल बनाते हैं, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, x और y की वैल्यूज़ लेते जाऊँगी, यहाँ मैंने लिख दिया x और यहाँ पे लिख दिया y, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, है ना, x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू -1 रहती है ना, मैं x की कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकती हूँ। तो इफ़ x इज इक्वल टू मैं ले लेती हूँ -1, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आप पुट कर दो, तो 2 × -1 + 3, ये हो गया -2 + 3 यानी आ गया 1, यानी कि इफ़ x इज इक्वल टू -1 देन y की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें 1 मिल रही है। अब अगर मैं x की वैल्यू रख लेती हूँ 2 रख लेती हूँ मैं, है ना, तो मुझे y की क्या वैल्यू मिलेगी, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 + 3 क्या हो गया
7 हो गया है ना। अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है 7। आप चाहे तो और भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, बट मैं इन दोनों पॉइंट्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगी तो वो किस तरह का ग्राफ मिलेगा मुझे, यहाँ पे आ गया -1 1 एंड 2 7। हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, द कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई। तो यहाँ पे आ गया -1 और 1 को लोकेट करना है एंड 2 और 7 को लोकेट करना है। मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना दे रही हूँ आपको, सिंपल सा ही ग्राफ रहेगा, ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाएंगे हम। जैसे ये ले लिया मैंने, है ना। यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, है ना। यहाँ पे ले लिया मैंने -1 -2 -3, यहाँ पे ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इसी तरह आप आगे और चाहे तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। 9, यहाँ पे आ गया -1 -2, ये थोड़ा सा यहाँ आ गया, ओके। अब मुझे पहला कोऑर्डिनेट -1 और 1 को लोकेट करना है, तो इसे मैं लोकेट करूँगी -1, यानी x की वैल्यू -1 कहाँ मिलेगा, ये मेरा x एक्सिस है, ये हो गया x डैश और ये हो गया y डैश, ओके। तो मुझे यहाँ पे लोकेट करना है -1 और 1 को। तो -1 और 1 कहाँ पे मिलेगा मुझे, यहाँ से -1 और यहाँ से मैं 1 को, यानी ये मुझे कुछ करीब यहाँ मिलेगा, ओके। -1 और 1 ये पॉइंट मेरा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। दूसरा है 2 और 7, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7, है ना। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7, यानी ये पॉइंट आएगा इधर पे। अब जब मैं इसे इस तरह से ज्वाइन करती हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूँगी, मुझे इसे ज्वाइन कराना है। ये आप देख सकते हैं -1 और -2 के बीच से होता हुआ जा रहा है ना। ये मेरा पॉइंट था यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। इसको मैं ये ब्लू से दिखा देती हूँ। ये था -1 1 और ये था 2 और 7। पहले आपको x कोऑर्डिनेट को लोकेट करना है, देन y को, है ना। x 2 एंड y क्या हो गया 7। तो आप यहाँ देख रहे हैं बीचों बीच जा रहा है, यानी -1 और -2, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1.5। तो ये था मेरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं इसको एल्जेब्रिक वे से निकालती तो मैंने क्या कहा था, इसको आपको सिंपली 0 के इक्वल लगना था, 2x + 3 = 0। तो x = क्या आ जाएगा, 2x = -3 ले लो, x = -3/2 यानी -1.5। यानी ये एल्जेब्रिक वे में हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड किया और यहाँ मैंने ज्योमेट्रिकल वे में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड किया। तो इस तरह से अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जीरो कहाँ मिलेगा हमें, वो पॉइंट जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस एक्स एक्सिस को ये इस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो इट विल हैव ओनली 1 0। अब अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो हम उसे कैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, द ग्राफ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन यानी कि y = ax² + bx + c, है ना। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो ही शेप्स हैं, दो ही पॉसिबल शेप्स हो सकते हैं। या तो इस तरह का एक अपवर्ड पैराबोला शेप आएगा या तो एक डाउनवर्ड पैराबोला शेप आएगा। किस तरह से होगा मैं आपको बताती हूँ। केस 1 क्या हो सकता है, हेयर द ग्राफ कट्स x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट a एंड a'। जब भी कोई भी पॉलिनोमियल जितने पॉइंट पे किसी ग्राफ को कट करता है वो उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल था तो उसने x एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो लीनियर पॉलिनोमियल के केवल एक जीरो होगा। ठीक उसी तरह आप यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस ग्राफ के x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये इन 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव साइड है a और a', तो ये इसके 2 जीरोस है। 2 पॉइंट पे x को कट कर रहा है तो 2 जीरोस होंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये a हो गया आपका, ये a' हो गया, तो यहाँ पे भी ये x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे भी इसके 2 जीरोस होंगे। ये ध्यान रखना है, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका जो शेप होगा वो पैराबोला के शेप में होगा। इस शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। ये डाउनवर्ड या अपवर्ड किसी भी तरह का हो सकता है। बात करते हैं केस 2 की।
केस 2 क्या हो सकता है? हेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है? केस 1 में आपने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स इट विल हैव 2 जीरोस, ओके। तो यहाँ पे क्या है? केस 1 में हमने देखा था कि 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा था, बट यहाँ पे वो a और a डैश दोनों की वैल्यू सेम आई। जैसे कि मैंने x² - 4x + 4 एक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड किया था, उसके 2 जीरोस आए थे, दोनों 2 ही आए थे। तो वहाँ पे क्या होता है? a और a डैश यानी दोनों जीरोस क्या हो रहे हैं? एक दूसरे पे कोइंसाइड, एक दूसरे को कवर कर ले रहे हैं। सो इट विल हैव ओनली 1 जीरो। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे एक जीरो होगा, ओके। बात करते हैं केस 3 की। केस 3 में क्या हो सकता है? हेयर द ग्राफ इज कम्प्लीटली अबो द एक्स एक्सिस और कम्प्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो ग्राफ है, ये जो पैराबोला है, वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अब मैंने क्या बताया कि एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, चाहे वो ग्राफ का कोई भी शेप हो, लीनियर के लिए सिंगल लाइन आ सकती है हमारा, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पैराबोला आ सकता है, क्यूबिक के लिए कर्व आ सकता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ग्राफ आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस को कहीं भी कट करता हुआ नहीं दिख रहा है, मीन्स इट विल हैव नो जीरोस, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या तो 2 डिस्टिंक्ट जीरो होंगे, यानी अलग अलग जीरोस मिलेंगे जैसा केस 1 में हुआ था, और इट विल हैव 2 इक्वल जीरोस, यानी दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो जाएंगे। या तीसरी कंडीशन हो सकती है कि इट विल हैव नो जीरो, यानी उसके कोई जीरो ही नहीं होगा। सो इन जनरल, given a polynomial px of degree n, the graph y is equal to px intersect the x-axis at most n points. Therefore, a polynomial px of degree n has at most n zeros, यानी उसके कितने जीरोस होंगे? जितना उसका मैक्सिमम डिग्री यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा या हाईएस्ट पावर होगा, उतने नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल के होंगे और वो उतने ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। नाउ इट्स द टाइम टू सॉल्व द एग्जांपल प्रॉब्लम। सो द एग्जांपल नंबर 1 इज लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो। ईच इज द ग्राफ y is equal to px where px is a polynomial. For each of the graph find the number of zeros of px. क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ग्राफ को देखना है और ये देखना है कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल के होंगे। तो जैसे मैं पहला ग्राफ देख सकती हूँ, है ना, तो पहले ग्राफ में यहाँ पे ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो द नंबर ऑफ जीरो, द नंबर ऑफ, ये पहले ग्राफ के लिए है, द नंबर ऑफ जीरो इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, ओके। अब दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। दूसरा ग्राफ में आप यह देख सकते हैं कि वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो द नंबर ऑफ जीरोस इज 2 एज द ग्राफ intersects the x-axis at 2 points. अब बात करते हैं ग्राफ 3 की। तो ग्राफ 3 पे जो कर्व है ना, ये जो ग्राफ है वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को? तो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो इट विल हैव 3 जीरोस, है ना। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू 3। नंबर 4 की बात करें, यहाँ पे नंबर 4 पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सो द नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1। बात करते हैं ग्राफ 5 की। यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड नंबर 6, यहाँ पे जो ग्राफ है, देखिए यहाँ पे ये ग्राफ है 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो द नंबर ऑफ जीरोस विल बी
4 एस द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट। तो बच्चों आज हमने पूरा इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट एक एक टर्म को अच्छी तरह से समझा, एग्जाम्पल 1 को सॉल्व किया। कल के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को बाय।